हेलो। तो आज मैं आप सबके लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, जैसे कि आपको पता है केवीएस में अभी एग्ज़ाम्स हैं, तो उन्होंने सारा 11th-12th का सिलेबस दिया है। 11th आईपी कंप्यूटर साइंस, 12th आईपी एंड कंप्यूटर साइंस। तो आई होप कि मैं ट्राई करूँगी सारा सिलेबस करने के लिए। तो उसमें एक टॉपिक है सोसाइटिकल इम्पैक्ट। ठीक है, तो पहले हम डिटेल में जो 11th-12th की बुक है, मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप कोर बुक से बिल्कुल पूरा आप एक बार पढ़ लेते हैं डेप्थ में, तो आपको आसानी होती है आगे के लिए। जो आपके आंसर करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत आसानी होती है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार हम ट्राई करेंगे कि हम बुक से सारा रिवाइज करें, देन हम बात करें। तो बड़ा शॉर्ट में लेकिन डेप्थ में कर लेते हैं। सोसाइटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, आपको पता है कि आज के टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दीज जो है हमारे अंदर वो ड्रामेटिकल इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग कभी काफ़ी एग्रेसिव बिहेव करते हैं, कभी हम लोग काफ़ी इजी बिहेव करते हैं। ए लेटर वुड टेक यू टू रीच, जो लेटर हम लिखते थे वो बहुत देर में पहुंचते थे, उनको वापस करना होता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि बार में बहुत सारे लोगों को, और बहुत जल्दी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चल गया है। बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में आप देख रहे हैं कि आपकी काफ़ी ज़्यादा ई कॉमर्स हो गया, ई शॉपिंग हो गया, हम सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स जब मार्केट में आए हैं उस अकॉर्डिंगली क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा हमारे बेनिफिट्स आ गए थे, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी है वो मिसयूज्ड भी होती है। तो हम वही देखने वाले हैं कि इम्पैक्ट क्या है इन टेक्नोलॉजीज़ का। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल फुटप्रिंट्स है, सबसे पहले उसका इम्पैक्ट देखेंगे, डिजिटल फुटप्रिंट। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, डिजिटल फुटप्रिंट आपने देखा, फुटप्रिंट क्या होता है जनरली अगर हम बात करें नॉर्मल लैंग्वेज, अगर हम रेत के टीले पे या कहीं गीले पानी पर अगर हम चलते हैं तो हमारे फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो फेड भी हो जाते हैं। बट डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि जितनी हम वेबसाइट्स हैं या कुछ भी हम ईमेल को चेक करें, वट एवर वी डू और वी सर्च ऑन ऑनलाइन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हम अगर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या है, एक आपका फुटप्रिंट्स रह जाता है। जैसे भी ये देखिए, इन्होंने लिखा whenever we सर्व द इंटरनेट यूजिंग स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, हम जैसे भी कुछ भी सर्व करते हैं हम एक ट्रेल सेव करते हैं। सपोज मैंने पहले गूगल खोला, गूगल पे मैंने सर्च किया कि केवीएस का फॉर्म, देन आई वेंट टू केवीएस साइट के ऊपर जाने के बाद हमने कुछ फॉर्म फिलअप करा, सपोज मैंने आधे घंटे तक पूरा उसको सर्व किया, तो वो जो हो जाता है वो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है, कि जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। क्या होता है फर्स्ट, अब हम सोचते हैं कि जब हमने साइट बंद कर दी तो हमारे जो वो है वो डिलीट हो जाने चाहिए, बट वो नहीं होते, क्योंकि कैन बी क्रिएटेड, वो क्रिएट तो हमारी वजह से होंगी, यूज्ड विद और विदाउट आवर नॉलेज। वो क्या होते हैं, वो यूज़ हो सकते हैं, वो ट्रेल जो है वो हमारी नॉलेज के साथ और विदाउट आवर नॉलेज भी। ठीक है, क्या होता है कई बार, क्या हम अपने आईपी एड्रेस के साथ, जैसे ही हमने किसी फॉर्म पे, हम लोग देखते हैं आजकल अगर हम कुछ एजुकेशन के लिए सर्च कर रहे हैं, उसमें वो कहता है कि जब तक आप ये कंटेंट नहीं देख पाएंगे, अदरवाइज आपको आपकी आईडी और वो फिल करना पड़ेगा, आपको उसमें मेंबर बनना होगा, काइंड ऑफ। तो जो इन्फॉर्मेशन हम सबमिट करते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी सारी हमारी कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ वो लोकेट हो जाती हैं। ठीक है, अलो इसमें ये देखिए, सच डाटा कैन बी यूज फॉर टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा, अगर आपने कई वेबसाइट्स पे विजिट किया, कई कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास ईमेल्स आनी शुरू हो जाती हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई आपको अवेयर देता है कि आपको आपने कुछ अगर बैंकिंग का किया है, सपोज आपने बैंकिंग का कुछ डाटा अपलोड किया, डाउनलोड किया, तो उनको पता लग जाता है, जो हैकर्स होते हैं उन्हें पता लग जाता है, और वो उसको चोरी कर मिस यूज़ करता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, विच इंक्लूड डाटा वी इंटेंशनली, मतलब मैंने अगर किसी वेबसाइट पे आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है या कुछ लॉगिन किया है, कुछ सर्च किया है, तो इंटेंशनली हमने वो सबमिट किया है, वो डाटा वो होता है हमारा एक्टिव। उसके अंदर हमारी ईमेल्स भी जो हमने लिखी हैं, जो भी रिस्पॉन्स है, जो पोस्ट है, हमने व्हाट्सएप खोला, इंस्टाग्राम खोला, जो भी हमने पोस्ट पे किया, वो सब हमारा किस में आता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में। और द डिजिटल डाटा जो हमने ऑनलाइन छोड़ा है अनइंटेंशनली, वो उसे कहते हैं हम पैसिव डाटा, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। मतलब
जो हमने अनइंटेंशनली छोड़ा है, जो गलती से रह गया है, मतलब हमने जनरेट किया किसी वेबसाइट को विजिट करते हुए, कोई मोबाइल ऐप खोलते हुए, ब्राउज़र करते हुए इंटरनेट को, तो हम जो भी आजकल के टाइम में इंटरनेट से क्लिक है कनेक्टेड, वो सब डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं। अब जनरली हम क्या करते हैं, हम कुकीज़, पासवर्ड्स, ऑटोफिल्स और मैनी अदर टाइप्स का डाटा हम देखते हैं हमारे जो ब्राउज़र में होता है। तो ये तो होता है ब्राउज़र में, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कई डाटा है हमारा, जो पैसिव डाटा है, वी नॉट मे हैव एक्सेस टू रिमूव और इरेज दैट डाटा, मतलब हम उसे एक्सेस भी नहीं कर सकते, ना हम उसे डिलीट कर सकें, नाइदर डू वी हैव कंट्रोल कि वो डाटा कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो ये जो डिजिटल डाटा फुटप्रिंट्स है वो फिर भी रहेंगे, अगर हम डिलीट भी कर देते हैं, हमारी कुकीज़ को डिलीट कर देते हैं तो भी रहेंगे। ये डिलीट इस बात के लिए एक आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा डाटा है डिजिटल फुटप्रिंट, क्या वो डिलीट हो सकता है? नहीं, वो परमानेंटली कभी भी डिलीट नहीं हो सकते। हम टेम्परेली इसको डिलीट कर सकते हैं, बट वो परमानेंटली कभी भी डिलीट नहीं होते, ठीक है। वो हमारे वेब सर्वर्स पे स्टोर रहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिज़न। नेटिज़न क्या होता है? मतलब एक सिटीज़न होता है, जो हम इंडिया के रहने वाले हैं या कहीं और के, वहाँ सिटीजनशिप होती है। तो इसी तरह इंटरनेट पे जो रहने वाले हैं उनके लिए वो होता है नेटिज़न, ठीक है। बीइंग अ गुड नेटिज़न, नेटिज़न क्या होता है? नेट पे रहने वालों के लिए बीइंग अ गुड नेटिज़न मीन्स प्रैक्टिसिंग सेफ, एथिकल एंड लीगल यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। हमें लीगली और एथिक्स के साथ सेफली यूज़ करनी चाहिए हमारी इंटरनेट को। ए रिस्पॉन्सिबल नेटिजन मस्ट अबाइड बाय नेटिकेट्स, इसके अंदर नेटिकेट्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन नेटिकेट्स होना चाहिए और सोशल मीडिया। अब ये तीनों टर्म्स मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने अगर एचटेट दिया है या आपने सुना हो तो, या पढ़ा हो उसका पेपर, तो एचटेट के पीजीटी के पेपर में आपको पास एक नेट एटिकेट्स का क्वेश्चन भी आया था कि अगर हम एथिटिकल वो करना चाहते हैं इंटरनेट सर्फिंग तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको नेटिकेट्स कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं आती होती तो ये आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो मतलब छोटी छोटी हर लाइन, इस चैप्टर के हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं नेटिकेट क्या होता है। नेट पे मतलब एटिकेट, किसी भी काम को करने के एटिकेट होते हैं ना, मैनर्स जिसे हम बोलते हैं कि बेटा एक काम को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो एटिकेट्स होते हैं। नेट एटिकेट्स क्या होते हैं? नेट पे करने वाले एटिकेट्स, ठीक है, जो प्रॉपर मैनर होते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 टर्म्स होती है नेटिकेट्स को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि बी एथिकल, एथिक्स होने चाहिए, कोई कॉपीराइट के वॉल्यूलेशन नहीं होनी चाहिए, शेयर द एक्सपर्टाइज। मतलब कॉपीराइट क्या होता है? हमने किसी पर्सन ने कॉपीराइट किया हुआ है इस सॉफ्टवेयर को, किसी रेसिपी को, किसी इन्वेंशन को, उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट हिज परमिशन या उसके जो भी रूल्स हैं अकॉर्डिंगली। शेयर द एक्सपर्टाइज मतलब उन्होंने किसी ने कुछ काम किया है, किसी ने कुछ अपना पेपर शेयर किया है और हम उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके अपने नाम से इशू कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल, हर एक की प्राइवेसी और हर एक की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उसे तोड़ना नहीं चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल, ये जो ट्रोलिंग होती है, आपने देखो एक्टर एक्ट्रेस की ट्रोलिंग है, हमें उनमें साथ नहीं देना चाहिए। और साइबर बुलिंग मतलब खींचातानी, जो हम बोलते हैं ना, जो स्कूल्स वगैरह में होती है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, उसकी टांग खींचना, जो हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो साइबर बुलिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब ऑनलाइन जो आजकल करते हैं लोग एक्टर एक्ट्रेस के पीछे, तो इसको डिटेल में है। बी एथिकल कि हमें कॉपीराइट मटेरियल को नहीं करना चाहिए। शेयर द एक्सपर्टाइज, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करने हैं पहले उसको देखना चाहिए कि हमें एक तो उसकी सफिशिएंट नॉलेज है उस टॉपिक की और वो ट्रू है और अनगिवेज। ऐसा नहीं है हम कोई भी, हमने 2 वीडियो देखी और 2 वीडियो में से जो हमें मिला हमने तीसरी वीडियो बना के डाल दी। नहीं, सबसे पहले हमें सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में और फिर पहले चेक करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ट्रू है, ताकि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल क्या है? प्राइवेसी होनी चाहिए, हर एक की पर्सनल फ़ोटो है, किसी ने कुछ डाला हुआ, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है, वो प्राइवेट है। हमें ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लिया, डाउनलोड कर लिया और उसे गलत उसके साथ छेड़छाड़ करके हमें उसे वायरल कर दिया, वो नहीं करनी चाहिए। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या कह रही है कि पब्लिक फोरम, लाइक कोई ग्रुप बना हुआ है, कोई पब्लिक फोरम है जहाँ पे कोई हेल्दी डिस्कशन चल रहा है या कोई टॉपिक है जिस पे आपको जीडी करनी है, तो आप अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपने कल्चर के बेस पे उस पर रिएक्ट कीजिए, लेकिन वो भी एक मैनरफुल तरीके से, ठीक है।
उसके बाद है बी रिस्पॉन्सिबल, साइबर बुलिंग नहीं होनी चाहिए, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए किसी की, रूड बिहेवियर नहीं चाहिए, कोई गंदे जोक्स नहीं मारने चाहिए, हैरेसमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई विक्टिम है उसको साइबर बुली का उसको एम्बेरस नहीं करना चाहिए। डोंट फील द ट्रोल में मतलब ट्रोलिंग अगर चल रही है, किसी ने एक पर्सन के बारे में कुछ लिख दिया किसी फेमस एक्टर एक्ट्रेस के और आप उसी के साथ दे रहे हैं, उसी को कमेंट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन एटिक्स क्या कह रहे हैं, वो तो है नेट पे रहने वाले एटिकेट्स, ये है कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली बात से पता चल रहा है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट कैसे करते हैं हम, ईमेल, टेक्सटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग या सेलफोन, ऑडियो वीडियो कैसे भी है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस टाइम में बी प्रिसाइज, बहुत टॉपिक वाइज बातें करनी चाहिए। ऐसे नहीं है डिटेल्ड लगे हुए हैं आप 2 घंटे बोल रहे हैं या फिर 400 वर्ड्स की ईमेल्स लिख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट डाटा लिमिट्स भी आपको देखनी चाहिए ताकि शॉर्टली ईमेल जो है वो इजीली जा पाए। रिस्पेक्ट टाइम भी देखना चाहिए। अगर आपने किसी को ईमेल किया है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1 ही मिनट में जवाब चाहिए, यू शुड वेट फॉर अ टाइम लिमिट कि कब तक उनका जवाब आएगा। बी पोलाइट, अगर आप लेटर भी लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, बी पोलाइट। हार्श कमेंट्स नहीं होनी चाहिए, हार्श उसके अंदर कोई धमकी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। बी क्रेडिबल, जो आपने लिखा है उसके लिए क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्होंने लिया हुआ है, इसको समझाया हुआ है। ठीक है, बी पोलाइट होना चाहिए, बी क्रेडिबल। अब है सोशल मीडिया पे क्या होते हैं, बी सिक्योर, अपने पासवर्ड्स को है बहुत वाइजली होना चाहिए। नो योर बी फ्रेंड, आजकल लोग ऑनलाइन जो है वो फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो आपको बहुत सिक्योरली पहले देखना चाहिए कि आप किसे फ्रेंड बना रहे हो, फिर अपनी डिटेल्स उन्हें देनी चाहिए। वैसे कोशिश कीजिए ना ही दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बी अवेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, आजकल हम हर चीज़ गूगल करते हैं, जो हमारे सामने आ गया उसे हम ट्रू मान लेते हैं। नहीं, फेक इन्फॉर्मेशन आती है। लाइक अगर हम ये अभी बात करें तो विराट अनुष्का की बेबी हुई थी, उसके बारे में गलत आया था, या किसी को बेबी होने वाला है उससे पहले ही लोग वीडियो बना लेते हैं, जेंडर रिवील हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि एक्चुअल में वो होता ही नहीं है। मतलब बेबी उनका बॉर्न ही नहीं हुआ और वो लोग उनका जेंडर रिवील कर रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं एडिटेड करके। बी रिलायबल, थिंक बिफोर यू अपलोड, आप क्या अपलोड कर रहे हैं उसके लिए पहले सोचें क्या अपलोड कर रहे हैं। मतलब किसी को इससे हर्ट नहीं होगा, किसी को इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, सेंसिटिव डाटा, जैसे हमारा बायोट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस तरह का डाटा है ना जो हमें नहीं भेजना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होते हैं, जो लोग इंटेंशनली हैक करते हैं वो उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, हमारी इमेजेस को, वीडियोज़ को। तो प्राइवेट जो सेंसिटिव है डाटा की कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंक्रिप्शन, उसे ऑथेंटिकेशन, उसे प्रॉपर बहुत सारे सिक्योर मेथड आ रहे हैं आजकल, उन्हें आप यूज़ कीजिए टू इंश्योर कि जो डाटा है वो सिर्फ आपके जो ऑथराइज्ड यूज़र है वही उसे यूज़ कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए इस चीज़ को बढ़ा प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कुछ लॉज बने हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपने सुना होगा प्रॉपर्टी राइट, अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी चीज़ है, मैंने कुछ बनाया तो वो मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है इंटरनेट पे कोई मैंने आइडिया बनाया, कोई ड्राइंग बनाई है, कोई सिंबल है, कोई नेम है, कोई लोगो है मेरा। ठीक है, वो तो उसका ओनरशिप है, वो क्रिएटर के पास रहता है, जो होल्डर है उसका, उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब असली ज़मीन नहीं है, लेकिन जो हमने इंटरनेट पे कुछ क्रिएट किया है, जो मेरी क्रिएटिविटी है, कोई इन्वेंशन है, तो वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उसके राइट्स क्या है, एक तो है कॉपीराइट, आप ले सकते हो अपने कॉपीराइट है कि जो भी लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क है, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए, कोई आर्किटेक्चर वर्क है, कोई स्कल्पचर है, उसका डिज़ाइन है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते, ग्रांट हो जाते क्रिएटर को, और उसको वो लीगली अवेल कर सकते हैं। मतलब कि दूसरा है ना जो वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, उसके पास खुद के पास राइट है क्रिएटर के पास कि वो उसको कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करे पब्लिक को या नहीं करे, या सिर्फ डिस्प्ले करे और आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है पेटेंट आपको पता ही है कि इसके लिए जो है इन्वेंटर को अप्लाई करना पड़ता है कि कोई भी, जैसे कोई दवाई बनाई है, उसका जो प्रोसीजर है, उसके जो कॉम्बिनेशंस है वो कोई और यूज़ ना कर पाए सेम मैनर में, तो वो उसके लिए है। तो ये पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स के लिए होता है। ये चीज़ आप याद करने के लिए, पेटेंट जो कितने के लिए होता है, वो
20 ईयर्स के लिए होता है, उसके बाद वो फ्रीली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी विजुअल सिंबल, वर्ड, नेम, स्लोगन या लेबल है जो कमर्शियल एंटरप्राइजेस को डिफ्रेंशिएट करता है दूसरों से। ठीक है। जैसे नाइक है, इन्होंने एग्जांपल दिया, और नाइकी ब्रांड है, वो सेल करता है शूज़ और क्लोथ्स। तो कोई भी उसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स NIKK सिर्फ स्पेलिंग अलग करके भी उसे नहीं बेच सकता। ये होता है उसका ट्रेडमार्क, मतलब नाम के लिए ट्रेडमार्क कर दिया। लेकिन ये पॉसिबल है कि नाइकी का जो ट्रेडमार्क है अनरिलेटेड गुड्स, जैसे हमने नोटबुक के लिए अगर हम वही सेम वर्ड यूज़ करना चाहें, लेबल यूज़ करना चाहें, वो हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके वॉयलेशन क्या होते हैं? या तो प्लैगरिज्म क्या होता है? जब इंस्टेंशनली, अगर आजकल आपने देखा होगा कि अगर हम किसी टॉपिक के बारे में MCQ सर्च कर रहे हैं, हमने गूगल पे सर्च किया, उनमें से एक एक कॉपी किया और अपने नाम से हमने 10 वेबसाइट से लिया और अपने वो नाम से हमने उसे डाल दिया, तो ये होता है प्लैगरिज्म। अगर हम कॉपी करते हैं इंटरनेट से कुछ भी ओरिजिनल क्रिएटर के बिना नोन किया, और ना हम उसका नाम मेंशन करते, ना हम सोर्स मेंशन करते, तो इट इज़ द एक्ट ऑफ प्लैगरिज्म। ठीक है। अगर हम किसी ने कोई वीडियो बनाई हुई है, जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड चल, कोई वीडियो बन रही है किसी टॉपिक पे, सेम वीडियो सब लोग बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, मतलब वर्ड्स भी वही ले लेता है, तो वो एक गलत बात है, वो प्लैगरिज्म है। ये सीरियस एथिकल ऑफेंस है जो किसी को एक्ट ऑफ फ्रॉड कंसिडर हो सकता है। अगर वो किसी को हार्म कर रहा है, वो जनरली वो हार्म नहीं करता है, लेकिन अगर वो हार्म कर रहा है तो वो जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो उसको वो उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये होता है कि जब हम किसी की परमिशन के बिना उसका जो है उसका डाटा, उसका पर्सन का वर्क यूज़ कर लेते हैं। सपोज़ हमने कोई डाउनलोड कर लिया इमेज और यूज़ कर लिया हमारे प्रोजेक्ट में, अगर हमने उसको बट इफ़ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट, अगर ओनर जो है इसकी फ्री यूसेज की परमिट नहीं देता है, तो इवन अगर हम उसका नाम भी ले देते हैं, ठीक है, कि हमने ये जो इमेज है वहाँ पर्टिकुलर वेबसाइट से इन पर्सन की डाउनलोड की है, तो भी वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको वो उनकी, जब भी आप किसी और का वर्ड यूज़ करें तो कॉपीराइट स्टेटस ऑफ द राइटर वर्क ज़रूर देखना चाहिए, कि अगर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो किसी को पर्सनल यूज़ का परमिशन नहीं देते हैं, तो यू शुड नॉट डू दैट टू अवॉइड प्लैगियरिज्म। उसके बाद है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ये भी ट्रेडमार्क है, उसका गलत यूज़ करने को ही बोलते हैं। अगर उन्होंने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, उसको अगर आप गलत बोल रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो वो ट्रेडमार्क। उसके बाद है कुछ पब्लिक एक्सेस और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। कॉपीराइट तो समटाइम्स क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन पुट कर देता है, लेकिन पब्लिक कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो क्रिएटर है वो खुद देता है, खुद चाहता है कि लोग उसे यूज़ करें, उसके अंदर अमेंडमेंट करें और उसको और बेहतर बनाएं। ठीक है। ओपन सोर्स, जैसे आपने सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर में आप PGT कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सुने होंगे, तो स्पेशल हमें परमिशन की नहीं देने ज़रूरत लेने की नहीं पड़ती है, परमिशन लेने की, वो होते ही हैं, अवेलेबल होते हैं फ्री, उनके पास लाइसेंस होता है, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू। द क्रिएटिव कॉमन्स आर द टू पॉपुलर कैटेगरी ऑफ पब्लिक लाइसेंस। ये दो तरह के हमारे लाइसेंस होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स है, जितने भी क्रिएटिव वर्क्स हैं, लाइक वेबसाइट है, म्यूज़िक है, फिल्म्स है, लिटरेचर है, इनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि ऑथर क्योंकि ऑथर खुद चाहता है कि वो पीपल को ही राइट करे, शेयर करे और उसको यूज़ करे और उसके ऊपर और वर्क करके उसे और बेहतर बनाए। ठीक है। विच प्रोवाइड एंड यूज़र टू फ्रीडम टू रन, उसको कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये GNU GPL भी एक हमारा लाइसेंस है। तो ये सिर्फ लाइसेंस है लेने के लिए। ये हमने आपने फोर्स एक पढ़ा होगा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लाइसेंस है, लाइनेक्स है, लाइनेक्स है कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी वो यूज़ करके, उसकी एग्जिस्टिंग फीचर्स को यूज़ करके कुछ ऐड किया गया, उबंटू, फेडोरा, ये सब बनाए गए। सब पॉपुलर FOS क्या है, जैसे लाइबर ऑफिस आपने सुना होगा, MS ऑफिस का अगर मिलता जुलता है लाइबर ऑफिस। किसी ने ब्राउज़र लाइक मोजिला फायरफॉक्स, मतलब ये इन्होंने अपडेट किए हैं, पुराने जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं में अमेंडमेंट करके इन्होंने नए सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइबर क्राइम। ये भी आपको पता है कि साइबर क्राइम क्या होता है, जब हम किसी को इंटेंशनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिजिकल, फाइनेंशियल या मेंटल हेरेसमेंट करते हैं
उनको लॉस करते हैं, उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम, चाहे ब्लैकमेलिंग हो गया या किस तरह के। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका हैकिंग। हैकिंग क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस है कंप्यूटर का। जैसे अपने इंटरनेट पे कई बार क्या होता है कि हमारे पास मेल आती है और आप क्लिक कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जो है वायरस डाउनलोड हो जाता है और वो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी आपके आईडी पासवर्ड सब सेव होते हैं सबको वो हैक कर लेता है। ठीक है, इसे हम साइबर। और कई बार होते हैं हमारे एथिकल, इसके अंदर भी दो तरह के हैकर आते हैं हमारे। एक तो होते हैं एथिकल हैकर, जो कंपनीज खुद जिनको अपॉइंट करती हैं अपने ही सॉफ्टवेयर में लूप होल्स निकालने के लिए, वनरेबिलिटीज़ निकाल कर। ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली करते हैं अगेंस्ट साइबर अटैक को बचाने के लिए। और एक होते हैं नॉन एथिकल हैकर, जो जानबूझकर उनको हार्म करने के लिए, सिस्टम को ख़राब करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। और जो गुड होते हैं, जो एथिकल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर्स। ठीक है, इनको यहाँ बोलते हैं वाइट हैट हैकर्स। नेक्स्ट है हमारा फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स क्या होता है? जब हम फेक वेबसाइट्स और ईमेल्स पे आते हैं, आपको उसके लिए आपको जो आपका ब्राउज़र है वो आपको नोटिफाई भी करता है कि आप अनऑथराइज साइट पर जा रहे हैं, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए, जिसके अंदर आप पर्टिकुलरली अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब नहीं डालना चाहिए। ये मेनली जो इसका कॉमन है वो है हमारा ईमेल स्पूफिंग, जहाँ पर एक ईमेल एड्रेस यूज़ किया जाता है। सपोज़ आपको ऐसा लगेगा, हम आपका बैंक का नाम है indianbank.net, आपकी ईमेल आईडी है, वो उसी से मिलता जुलता उनका ईमेल आईडी आपके पास आएगा और वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो आपने ध्यान नहीं दिया, उनकी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया या थोड़ा सा एक लेटर को डबल उन्होंने यूज़ किया, आप ध्यान नहीं देंगे और आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसे ऑथराइज्ड समझ के, ऑथेंटिक सोर्स समझ के उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, या यूआरएल वो बिल्कुल आपके जैसा लगेगा और वो फेक होता है और वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेगा, जो भी आपने उसको। फिशिंग अटैम्प्ट्स, ये तो हो गया फ्रॉड ईमेल्स। फिशिंग होता है हमारा फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इनमें ये आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल, मतलब आपकी जो है फाइनेंशियल गेन के लिए आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी ले ली। क्रिमिनल, ताकि आपकी ट्रू आइडेंटिटी, कई बार आपकी वीडियोस बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। यूज़र आइडेंटिफाई, पर्सनल डाटा ले लिया उनको, डेमोग्राफी, ईमेल आईडी, बैंकिंग क्रेडेंशियल, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, ताकि इसके यूज़ करके मेडिकल आइडेंटिटी, जो आपकी मेडिकल ड्रग्स ट्रीटमेंट यूज़ कर कैन सीक। उसके बाद है रैंसमवेयर, ये भी एक है जिसके अंदर गेन एक्सेस टू ब्लॉक द यूज़र फ्रॉम एक्सेस। वो आपकी आईडी ही आपकी हैक कर लिया। आपने सुना होगा, कहते हैं मेरी आईडी हैक हो गई, आपके पास जो पासवर्ड है उससे वो आपकी आईडी खुल ही नहीं रही है। ठीक है, तो वो आपको एक्सेस करने में भी विक्टिम को ब्लॉक कर देता है और फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपको अपना डाटा चाहिए पर्सनल, तो आपको मुझे पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं आपकी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या फोटोग्राफ है उनको वायरल कर दूंगा या ऑनलाइन शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैंसमवेयर्स। अब इनको साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। टेक ए रेगुलर बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा, आपके जो इम्पॉर्टेंट डाटा है उसका बैकअप कॉन्टीन्यूसली टाइम टू टाइम लेना चाहिए। एंटीवायरस ज़रूर होना चाहिए आपके सिस्टम में और उसे अपडेट रखो। कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, हमेशा HTTP की ओरिजिनल साइट से ही आपको वो डाउनलोड करना चाहिए। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे इंटरनेट ब्राउज़र हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन्हें हमेशा अपडेट रखना चाहिए। अनट्रस्टेड वेबसाइट से आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। यूजुअली जो आपका ब्राउज़र आपको अलर्ट करता है उसे मानना चाहिए और अवॉइड विजिटिंग सच साइट्स। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए ताकि कोई और उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को आपको और उस पासवर्ड को भी टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए ताकि कोई और इजीली गैस ना कर सके। जब आप किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आप ब्राउज़र को सेव करने के लिए ना कहें, ऑटोफिल डाटा में भी सेव ना करें और प्राइवेट ब्राउज़र विंडो में करें। अननोन साइट के लिए आपसे कंप्यूटर पूछता है येस, कुकीज़ के लिए येस और नो ऑप्शन, तो आप नो करिए। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बहुत से जो वेल सिक्योर या वेल नोन जो वेबसाइट्स हैं उन्हीं से शॉपिंग करिए। ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से करनी और रेगुलरली उसे चेंज कर लिए। इनके बाद है हमारा IT एक्ट। मेनली हमारा IT एक्ट बनाया गया था, इसलिए आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कब बनाया गया था IT एक्ट।
तो 2000 में बनाया गया था और 2008 में उसे अमेंड किया गया था। उसके अंदर चेंज किया था कि कैसे डाटा स्टोर होगा, कैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जाएगी, जितने भी एक्ट आउटलाइंस करता है साइबर क्राइम, पेनल्टी क्या होगी, किस साइबर क्राइम के लिए क्या पेनल्टी होगी, यहाँ तक कि आपके इंडियन की स्टेट, काफ़ी स्टेट्स में क्या है, बहुत सारे साइबर सेल बने हुए हैं हर पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर कोई भी साइबर क्राइम के लिए रिपोर्ट कर सकता है। इस एक्ट में डिटेल्ड में आपका लिखा हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होना चाहिए, एक्ट आउटलाइन साइबर क्राइम्स और पेनल्टीज़ कितनी होनी चाहिए। साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये नाम याद रखिए, ये आपका साइबर क्राइम से जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, ये हमारी कोर्ट एक तरीके से कह सकते हैं वो है। जो साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे टेम्परिंग होगी विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से, कोई टेम्परिंग हुई, कोई हैकिंग हुई, कोई पासवर्ड यूज़ किया है, कोई सेंसिटिव आपकी डाटा पब्लिश कर दिया गया विदाउट कंसेंट, तो ये सब जो है ये इस IT एक्ट के अंडर आती है। अब है सबसे बड़ी बात कि ये फ़ायदेमंद तो है ही है, नुकसान भी है, लेकिन कुछ हमारे बहुत सीरियस जो इम्पैक्ट्स हैं वो हेल्थ पर भी हो रही है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, उन चीज़ों से बचने के लिए आपको इस तरीके से ये एक डायग्राम दिया हुआ है। करेक्ट 90 डिग्री पोस्चर में बैठना चाहिए। व्यूइंग डिस्टेंस जो है वो आपका 19 से 24 इंच होना चाहिए। 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए कम से कम देखने के लिए। बिल्कुल देखिए सिटिंग पोस्चर दिया, इस तरीके से आप गएंगे तो हेल्थ इश्यूज़ आपका नहीं होगा, आइज़ भी ख़राब नहीं होंगी, जो हम बोलते हैं बच्चों की आइज़ ख़राब हो गई मोबाइल देख देख। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके साथ इसकी एक्सरसाइज भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, और इसके लिए मैं गूगल से सर्च करके आपके लिए MCQs भी लेके आती हूँ जल्दी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो।